नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था वायु दाब पेटियों के बारे में। जैसे इस प्रकार से हम अगर वायु दाब पेटियों की बात करें तो वो 3 सिचुएशन बताए थे लास्ट वीडियो में हमने। एक विषुव के समय, विषुव का मतलब जब सूर्य का प्रकाश लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ता रहे। और दूसरा उत्तरायण की स्थिति बताए थे। उत्तरायण यानी कि उस समय कर्क रेखा पे जो है, ये मान लिया विषुव का समय है, ये जो है उत्तरायण का समय है और ये दक्षिणायन का समय है। तो हमने बताया था कि जब उत्तरायण होता है सूर्य का तो उस समय जो वायुदाब पेटियां हैं है कि नहीं, वो 15 डिग्री क्या होती है, विस्थापित हो जाती है उत्तर की ओर। उत्तरायण की स्थिति में यानी ग्रीष्म अयनांत के समय जो है, ग्रीष्म अयनांत को ही हम उत्तरायण कहते हैं, यानी सूर्य जो है पृथ्वी के उत्तर दिशा में उस समय स्थित होती है। और दक्षिणायन के समय जो है क्या होता है कि जो निम्न वायुदाब की पेटियां हैं है कि नहीं, वो दक्षिण दिशा में शिफ्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जब एक वायुदाब की पेटियां विस्थापित होती है तो उसी प्रकार से अन्य वायुदाब की पेटियां भी विस्थापित हो जाती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पिछले वीडियो में ही इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण पे बात करते हैं आज। वायुमंडलीय परिसंचरण है क्या, इसका तात्पर्य क्या है, तो आगे इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब ये होता है कि वायु में उत्पन्न क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह से है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वायु में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह उत्पन्न होता है तो उसी को हम वायुमंडलीय संचरण कहते हैं। और वही क्षैतिज प्रवाह अगर होता है, अब इसका हम यहाँ पे बात की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की, तो अगर क्षैतिज प्रवाह होता है तो उसी को हम पवन कहते हैं। जो आप वायु या हवा के रूप में जानते हैं वही वच, यानी कि वायु का क्षैतिज प्रवाह को ही पवन कहा जाता है। आप इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को वायु तरंग कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि पवन और वायु तरंग में एक टेक्निकल अंतर ये है ना, कि अगर वायु का प्रवाह अगर क्षैतिज दिशा में हो यानी इस प्रकार से हो तो ये समझिए कि आप पवन है। अगर इस प्रकार से हो यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अगर हो रहा हो, ऊर्ध्वाधर हो रहा हो, तो उसको हम वायु तरंग कहेंगे। ये चीज़ें भी आप समझते जा रहे होंगे। अब हम वायु प्रवाह के कारण पे चर्चा करते हैं कि आखिर वायु का प्रवाह होता क्यों है कि नहीं। क्योंकि अब आप जो है वायुदाब पेटियों को समझ चुके हैं तो इसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर का अच्छा नॉलेज हो गया होगा, ये हम मान के चलते हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। तो क्या होता है, पहला कारण तो ये है, सबसे मुख्य कारण कह सकते हैं कि वायु प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो वायु दाब में विभिन्नता है। वायु दाब में विभिन्नता कहने का मतलब है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इसका प्रवाह होता है। अगर एक जगह पे हाई प्रेशर है उसके ठीक बगल में, यानी कि ठीक बगल कहने का मतलब है कि जैसे 0 डिग्री विषुवतीय क्षेत्र में जो है लो प्रेशर है, वहीं 30 डिग्री जो क्षेत्र है उसमें हाई प्रेशर है, तो इसका मतलब वायु इस दिशा से इस दिशा में प्रवाहित तो होगी। ये वायु का रूल कहने का मतलब इसका एक नेचर है, ऐसा है कि नहीं। सिंपल बात है, आप एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे हम और भी उदाहरण लेते हैं इस टाइप का। जैसे आप के यहाँ सिलेंडर गैस होगा, सिलेंडर गैस होगा, है ना। तो इस सिलेंडर में अगर गैस भरा हुआ है तो इसका नींव अगर हम खोलते हैं तो वायु का प्रवाह क्यों होता है, इस मैंने इस सिलेंडर में से निकल करके ये बाहरी वातावरण में आना शुरू हो जाता है गैस। ऐसा वायुमंडल में भी तो गैस है, तो वायुमंडल का गैस इसमें क्यों जाना शुरू नहीं होता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि वायुमंडल का गैस जो है नींव खोलने के बाद इसमें चला जाना शुरू होता है इस प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो टंकी में जो गैस है वहाँ सघनता ज़्यादा है। सघनता ज़्यादा है यानी वहाँ हाई प्रेशर है, उसमें जो है प्रेशर ज़्यादा है। और उसकी अपेक्षा अगर हम बात करें, है कि नहीं, उसके अपेक्षा अगर हम बात करें
तो यहाँ पे जो गैसों का प्रभाव होता है ना, गैस आपको पता है कि सिलेंडर में से बाहरी जो गैस, हमारा वातावरण में जो गैस है वो इस प्रकार से अंदर एंट्री नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि बाहर में लो प्रेशर है और अंदर में हाई प्रेशर है। तो वायु कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर नहीं जाएगी, है ना। वायु कहाँ जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। यानी कहने का मतलब है कि हम गैस का जब नींव खोलते हैं तो गैस का नींव खोलने के बाद क्या होता है कि गैस के नींव खोलने पे जो टंकी में गैस है वो निकल कर बाहर आना शुरू होता है। बाहर क्यों होता है? क्योंकि बाहर में लो प्रेशर है, अंदर में हाई प्रेशर है ना। तो ये आसानी चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको ये समझना है अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बारे में, कि ऐसा आप जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे हम शो किए हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर में वायु क्या हो रहा है? हाई प्रेशर में जो वायु है वो केंद्र से बाहर की ओर लगना है। कि यानी यहाँ पे आपको ये समझना है कि अपकेंद्र बल जब लगता है, यानी कि अपकेंद्र बल के कारण, है ना, हाई प्रेशर से वायु जो है बाहर की ओर, यानी इस प्रकार से प्रभावित होता है। और वही अभिकेंद्र बल के प्रभाव के कारण लो प्रेशर जब रहेगा तो लो प्रेशर में जो बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है। तो यहाँ पे वायु जो होता है केंद्र की ओर, यानी इस प्रकार से वायु यहाँ आ रही है केंद्र, लो प्रेशर में केंद्र की ओर। तो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर से वायु निकल करके कहाँ जाती है? लो प्रेशर की ओर। और यहाँ पे जो एक टोटली ये दोनों मिल करके जो हम दोनों के प्रभाव को हम अगर समझेंगे, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक वायु दाब प्रवणता बल कार्य करता है। वायु दाब, अगर आपको सिंपल शब्दों में कहा जाए कि वायु दाब प्रवणता बल क्या है, तो आप सीधा कहिएगा कि जिस बल के कारण वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है उसी को हम वायु दाब प्रवणता बल कहते हैं। सिंपल चीज़। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि वायु दाब जो प्रवणता बल है ना, वायु दाब जो प्रवणता बल है वो मतलब डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ये करता है कि जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर में अंतर अधिक होगा, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर में अंतर अधिक होगा तो वायु दाब प्रवणता बल का जो मान है वो भी अधिक होगा। इसको समझिए इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे वायु का सघनता काफ़ी ज़्यादा हो और यहाँ पे वायु काफ़ी विरल रूप में हो, एकदम नगण्य रूप में यहाँ पे वायु हो, तो इस स्थिति में जो वायु दाब प्रवणता बल लगेगा, यानी कि जिस बल के कारण वायु में गति होगी, है ना, तो वो काफ़ी अधिक होगा। यानी हम ये कह सकते हैं एक निष्कर्ष के तौर पर कि वायु दाब प्रवणता बल जो होता है वायु का वेग का समानुपाती होता है। यानी कि वायु दाब प्रवणता बल का मान बढ़ेगा तो वायु के वेग की दिशा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा हम एक बात और यहाँ पे डिपेंड कहें कि वायु दाब प्रवणता बल जो है, वायु दाब प्रवणता बल वायु की दिशा का निर्धारण करने के लिए एकमात्र कारक नहीं है। देखिए अब यहाँ पे वायु, जैसे यहाँ पे अभी आप देखें कि वायु जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही है, तो इसका एक दिशा का निर्धारण हो रहा है ना कि इस दिशा से इस दिशा में जा रही है। जैसे हम मान लिया जाए कि हम बात करेंगे यहाँ पे जब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से वायु जो है इस प्रकार से आएगी, तो हम कहेंगे ना कि उत्तर से वायु जो है दक्षिण दिशा में जा रही है। तो यहाँ पे ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो वायु की दिशा है उसका निर्धारण के लिए वायु प्रवणता बल ही एकमात्र कारण नहीं है, और भी कारण है। वो कारण क्या है हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जो ये नोट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम जस्टिफाई कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपसे कोई अगर पूछे तो उसको बताइए बेहतर तरीके से, है ना, या आप अपने माइंड में रखिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। हालांकि कहा जाता है कि विद्या जो है बांटने से बढ़ता है, तो कोशिश ये भी कीजिए कि जितना ज़्यादा जो है उसको बांटा जाए। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं आप कि ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर, लो प्रेशर, यानी कि 0 डिग्री जो विषुवतीय रेखा है, विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो वहाँ पे लो प्रेशर है।
तो आपको पता है कि वायु, अभी आप पढ़े कि वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है 30 डिग्री ये जो है हाई प्रेशर है। तो वायु क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता तो आपको जो पवन का प्रवाह होता है पृथ्वी पर, वो या तो उत्तर से दक्षिण होता या दक्षिण से उत्तर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं। ये ऐसा नहीं कि ये सत्य है, ये कहने का मतलब आपको समझाने के लिए ऐसा बताए हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ कि वायु का प्रवाह, इसमें वायुदाब प्रवणता बल अगर काम करता, आपके साथ एक शर्त है कि यदि सिर्फ और सिर्फ वायु के दिशा के निर्धारण में सिर्फ अगर वायुदाब प्रवणता बल ही कार्य करता, तब वायु की दिशा इस प्रकार से हो सकती थी, लेकिन सिर्फ वही काम नहीं करता है। इसी चीज़ को हम ऐसे समझ लें इसको, है ना, कि यदि वायुदाब प्रवणता बल वायु की दिशा को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक होता तो क्या होता, तो पवन की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता, यानी उत्तर से दक्षिण होता या तो दक्षिण से उत्तर होता। लेकिन परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके वायु की दिशा को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक भी है जो आगे पढ़ेंगे हम, है ना। इसके अलावा हम अगर बात करें ये भी कि वायु की दिशा के लिए जो है सिर्फ वायुदाब पेटियाँ ही कह सकते हैं कि जिम्मेवार नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में ही बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्रभाव, यहाँ पे स्थलीय प्रभाव है। ये क्या है, स्थलीय भाग है। और ये आपको पता है कि अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से पूरा जलीय क्षेत्र है। तो जब जलीय क्षेत्र है तो यहाँ क्या होता है, अब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, इस चीज़ को समझिए, है ना। हालांकि आप समझ चुके होंगे, जब भारतीय मानसून आप पढ़े हैं तो भारतीय मानसून में इन चीज़ों का हम जिक्र किए हैं, तो फिर भी इसको एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होगा। जब ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायु जो है आरोहित होगी, यानी कि ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, है ना। इसके ठीक विपरीत जल जो है स्तर की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर उसके अपेक्षाकृत कम होता है, कम होने के फलस्वरूप यहाँ पे हाई प्रेशर आता है। तो वायु का प्रवाह जो है सागर से स्थल की ओर इस प्रकार से होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक शीत ऋतु में हम बात करेंगे तो शीत ऋतु में ठीक उल्टा होता है। इसका उल्टा ये होता है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, कम होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। ठीक उल्टा यहाँ सागरीय भाग में, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। अपेक्षाकृत ज़्यादा होने के कारण, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। तो वायु का प्रवाह उस समय इस प्रकार से होता है, यानी कि स्थल से सागर की ओर। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो यानी हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे थे आपको कि यहाँ जो है वायुदाब का विकास पेटियों के रूप में ना होकर के क्या है, कोशिकाओं के रूप में है। कोशिका का मतलब यहाँ पे ये नहीं समझना कि जो शरीर में हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है वायुदाब की जो पेटियाँ होता है उसका एक छोटा स्वरूप। जैसे हमारे शरीर में है कि नहीं, एक अंग का रोल होता है या एक कोशिका का ही रोल, मान लेते हैं हम कोशिका का ही बात करते हैं, तो शरीर की तुलना में कोशिका कितना छोटा है। उसी प्रकार से वायुदाब पेटी जो होता है उसका पूरे पृथ्वी पर प्रभाव होता है कि नहीं। लेकिन कोशिकाओं का जो प्रभाव होता है, वायुदाब कोशिकाओं की बात करेंगे तो उसका प्रभाव काफ़ी सीमित क्षेत्रों में होता है। इसीलिए इसको हम मतलब एक संज्ञा दी गई है कोशिकाओं के रूप में, वायुदाब कोशिकाओं के रूप में, है ना। तो ये चीज़ समझ गए आप। इसके अलावा हम और भी बात करें तो वायुदाब में जो परिवर्तन होता है वो दैनिक तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि दैनिक तापमान में भी अगर परिवर्तन होगा तो वायुदाब में परिवर्तन होगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखें, है ना, इन क्षेत्रों में अगर हम स्थलीय और जलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे दैनिक तापांतर के कारण भी वायुदाब में परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कॉरियोलिस बल के बाद, जिसके कारण वायु की दिशा जो है एक तरह से वायु की दिशा में इसका निर्धारण करने में उसका
एक अहम रोल होता है ना। यानी कि वायु की दिशा में अभी आप वायु दाब प्रवणता बल की बात किए कि उसका निर्धारण में वायु दाब प्रवणता बल का रोल होता है, लेकिन ये भी आप साथ में जानें कि सिर्फ और सिर्फ उसका रोल नहीं होता है, उसके अलावा भी कोई कारक है जो उसकी वायु की दिशा को निर्धारण करने में भूमिका निभाता है। अब हम वही चीज़ की बात कर रहे हैं जो वायु दाब प्रवणता बल के अलावा एक और कारक है जो उसकी वायु की दिशा को निर्धारण में सहायक होती है। तो बल क्या है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो है उत्पन्न कैसे होती है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है कि नहीं। और यह एक प्रकार का विक्षेपक बल है। कैसा बल है? एक प्रकार का विक्षेपक बल है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इस बल के प्रभाव से वायु की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब वायु की दिशा में परिवर्तन कैसे होता है इसको समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो हम आगे दो टर्म इसमें लिए हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के आगे हम बात करते हैं। मान लिया ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपका 30 डिग्री जो है नॉर्थ है। आपको पता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है, यानी वहाँ निम्न दाब होता है। और वहीं 30 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, नॉर्थ या साउथ कहीं भी ले लोगे तो, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का, यानी कि नॉर्थ का। तो नॉर्थ में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो वायु का प्रवाह जो है, अगर सिर्फ वायु दाब प्रवणता बल लगता तो वायु का प्रवाह इस दिशा में सीधा होता, लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि सिर्फ वायु दाब प्रवणता बल का ही प्रभाव नहीं होता है, साथ में किसका प्रभाव होता है? कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है कि नहीं। अब यहाँ पे कोरियोलिस बल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोरियोलिस बल जैसे ही लगता है तो ये वायु जो दक्षिण दिशा में जा रही थी वो क्या होती है? इस प्रकार से मुड़ जाती है और पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है कि नहीं। जब ये पश्चिम दिशा में मुड़ती है, पश्चिम दिशा में इस प्रकार से मुड़ती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि पछुआ पवन का प्रभाव निर्मित होता है। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि वायु की दिशा के निर्धारण में वायु प्रवणता बल तथा कोरियोलिस बल दोनों का प्रभाव होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो कोरियोलिस बल लगेगा उत्तरी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज लगेगा। देखिए क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा इसी दिशा में होता है ना। जैसे मान ली घड़ी है ही, तो आप पता है ना 12, 3, 6 इस प्रकार से बजता है, इस प्रकार से सुई घूमती है। तो यहाँ पे जो कोरियोलिस बल लगता है किस दिशा में लगता है? क्लॉकवाइज लगता है उत्तरी गोलार्ध में। अगर यही हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज लगती है। आइए इसको भी समझ लें बढ़िया से। यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध का सीन आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा और ये 30 डिग्री साउथ है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध तरफ। आपको पता है कि 30 डिग्री साउथ पे भी हाई प्रेशर होता है और 0 डिग्री पे तो लो प्रेशर याद रट गए होंगे। अब आपसे कोई सपना ही पूछेगा कि 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर किस प्रकार का वायु दाब होता है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, तो आपका सही उत्तर आएगा लो प्रेशर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वायु दाब जो है, यानी कि वायु इस प्रकार से 30 डिग्री साउथ से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है। किस कारण? वायु दाब प्रवणता बल के कारण, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बल काम करता है कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स के कारण ये वायु इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती है और पछुआ पवन का प्रभाव निर्मित करती है। तो आप ये जो है काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कोरियोलिस बल के कारण जो है वायु उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है। अब आइए आपको कोरियोलिस बल का एक और उदाहरण हम दे दें, जिससे आप हो सकता है कि और बेहतर तरीके से कोरियोलिस बल को समझ लेंगे। जैसे उसका एक प्रभाव यहाँ पे हम इस प्रकार से बात करें, अगर जैसे मान लिया जाए कि आप कभी मेला में गए ही होंगे, हर को जाना अच्छा लगता है हर किसी को। तो मेला में जब गए होंगे तो वहाँ झूलुआ भी देखे होंगे, और झूलुआ कई प्रकार का होता है। एक तो बहुत ऊंचा वाला होता है, लेकिन एक बच्चों का झूलुआ की हम बात कर रहे हैं जो इस प्रकार से गोलाकार टाइप का रहता है, और यहाँ ये जो इस परिधि टाइप का जो एरिया है इस पर कुर्सी लगा हुआ रहता है। बच्चे इस पर बैठते हैं, 10 रुपया देते हैं और इस पर बैठ करके अपना मज़े करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे, और ये जो है इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ होता है लोहा के रड द्वारा, है कि नहीं। इसको घड़ी मत समझिएगा, आप कल्पना कीजिए या कभी देखे होंगे तो आसानी से माइंड में आ जाएगा। ये सब क्या है, चेयर लगा हुआ है बच्चों को बैठने के लिए। अब कल्पना आपको ये करना है कि मान लिया जाए कि एक बच्चा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है राम, और यहाँ पे बैठा हुआ है श्याम। ये दोनों भाई है कि नहीं। दोनों जो है क्या है, भाई है। अब जब भाई है तो इन लोग मज़ा करने के लिए एक चीज़ क्या किया है, बोला कि ऐसा करते हैं, मेला में घूम रहा था और एक गेंद लिया है, बड़ा बड़ा गेंद जो होता है ना, मतलब फुटबॉल टाइप का, वो गेंद लिया है। गेंद हाथ में लिए हुए था, घूम रहा था, खूब मज़ा आ रहा था। घूमते घूमते क्या किया कि इसके हाथ में गेंद था, ये गेंद जो है इसको बोला कि तुम लोगो यहाँ से इसको जो है, ये आर जो है गेंद वो यहाँ से फेंका एस के पास। आर किसके पास फेंका, एस के पास फेंका। अब देखिए ये जो है ऑलरेडी गति, जो झूला थी ये ऑलरेडी गति में है, ये ऑलरेडी गति में है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब ये गेंद फेंकेगा और एक झूला जब गति में है तो कोरियोलिस बल यहाँ भी काम करेगा, और जब कोरियोलिस बल कार्य करेगा तो यहाँ से जैसे ही गति में इसको लग रहा है कि हम सामने इसको फेंक रहे हैं, इसको दे रहे हैं, अपना भाई श्याम को दे रहे हैं, लेकिन ये गेंद श्याम के पाले नहीं जाएगा। ये जो है इस प्रकार से, इसे जब गेंद फेंका तो इसका अभी इसको लग रहा था कि आर यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, इसको ये गेंद यहाँ से फेंकना चाहेगा यहाँ, तो यहाँ तो गेंद, मतलब कहने का मतलब यहाँ आने से पहले ये भी आ जाएगा इधर। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कोरियोलिस बल कार्य करेगा और इसकी जो गेंद की दिशा है वो बदल जाएगी इस प्रकार से, है कि नहीं। यानी कि गेंद इसके पास आएगा ही नहीं, ये जब इसको देना चाहेगा तो इसके पास जो है गेंद वो आएगा नहीं। तो आप इस चीज़ को नहीं होगा कभी, तो आप दो बच्चा को लेके जाइएगा कभी मेला में, अब खुद तो बच्चा आप बन नहीं सकते हैं, है कि नहीं। और इस तरह का एक्टिविटी कीजिए, या खुद से अगर ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल कीजिए, है कि नहीं। ऐसा करने के बाद पाइएगा आप कि उस गेंद को आप उस गति की अवस्था में आप नहीं रोक पाइएगा, है कि नहीं। जब वो आपको देगा यहाँ से यहाँ तो वो गेंद नहीं रोक पाइएगा, कोरियोलिस बल के कारण गेंद की दिशा जो है मूव कर जाएगी। तो यही चीज़ होता है जो पवन का प्रवाह होता है उसके साथ, जो समुद्री यानी सागरीय जल का जो प्रवाह होता है उसके साथ भी कोरियोलिस बल इसी प्रकार से काम करता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कोरियोलिस बल काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब कोरियोलिस बल के संदर्भ में कुछ और फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। अब कोरियोलिस बल जो है वायु का, इसके संदर्भ में अगर हम कहें तो कोरियोलिस बल का वायु के वेग से समानुपातिक संबंध होता है। यानी वायु के वेग से समानुपातिक संबंध कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वायु का वेग तेज है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोरियोलिस बल भी तीव्र गति से लगेगी, तेज होगी। समझ रहे हैं, मैंने कहने का मतलब ये सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर कोरियोलिस बल अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हम अनुमान कर लेंगे, हम ये जान जाएंगे कि वहाँ पे वायु का वेग भी ज़्यादा है। ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। एक अपवाद ये है कि कोरियोलिस बल कहीं पे काम नहीं करता है कि नहीं। अब कहाँ पे काम ज़्यादा करता है, कहाँ पे काम कम करता है, इसको समझिए थोड़ा। तो कोरियोलिस फोर्स बराबर एक फार्मूला होता है V गुना साइन थीटा। अब देखिए आप लोग को लग रहा हो कि कहाँ ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते हमको त्रिकोणमिति में लेके आ गए, तो ऐसा नहीं है, हम त्रिकोणमिति यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा सा टर्म है थीटा का, यानी साइन जया का, उसका हम सिर्फ यूज करेंगे। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति में नहीं छेड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स बराबर होता है V साइन थीटा, जहाँ पे थीटा का मान जो होगा अक्षांशीय मान होगा। जैसे हम 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से हम थीटा का मान रख सकते हैं। तो अब आप आसानी से समझ जाइएगा कि कोरियोलिस फोर्स, अब आप साइन 0 की बात करें, हम अगर साइन 0 डिग्री की बात करें तो आपको पता होता है कि साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है। और अगर साइन 90 की बात करें, साइन 90 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि अब यहाँ पे हम निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स का जो प्रभाव है
ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक होता है और विषुवतीय क्षेत्रों यानी 0 डिग्री अगर हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का जो वैल्यू होगा, कोरियोलिस फोर्स का जो प्रभाव होगा वो सीमित होगा, यानी कह सकते हैं नगण्य होगा, है कि नहीं, ना के बराबर होगा, है ना। तो आपको हम ये भी आप एक कथन के रूप में आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो कोरियोलिस फोर्स का जो प्रभाव है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है और उसका प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार और मेरी बात को सुनिए, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं और होता ये है कि आदमी याद करता है फिर भूल जाता है, लेकिन आप इस तरीके से याद रखिएगा। साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान आपको याद रखना है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 डिग्री का मान यानी कि विषुवत रेखा पे कोरियोलिस फोर्स का मान 0 होगा, यानी नगण्य होगा। इसके अलावा हम और इसमें तथ्य की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो एक वायु का वेग होता है। अगर वायु का वेग, तभी हम बताएं कि समानुपाती होता है वायु के वेग के, वो अगर वायु का वेग अगर तीव्र है तो कोरियोलिस बल भी तेज होगा, अधिक होगा। वहीं अगर अक्षांशीय जया की बात करते हैं, दूसरा जो उसको प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन है, अक्षांशीय जया है ना। यानी साइन थीटा का मान अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऐसे सबसे ज़्यादा वहाँ पे 90 डिग्री में 1 होगा तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर साइन जया का मान अगर कम होगा तो कोरियोलिस का फोर्स का प्रभाव वहाँ पे कम होगा। तो ये चीज़ें आप काफ़ी बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं समझे होंगे तो ये आपका दुर्भाग्य है। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आता है चीज़ें तो आप बिल्कुल कमेंट करें, बताएं, है कि नहीं। हम ज़रूर और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अब समझते हैं, हम दोनों को जोड़ के समझ लेते हैं एक बार। वायु प्रवणता बल हम जान गए और कोरियोलिस बल जान गए, और ये दोनों बलों का प्रभाव जब एक साथ होता है तब क्या होता है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे देखिए आप ये देख पा रहे हैं फिगर, तो जब ये दोनों बल का प्रभाव निर्मित होता है तो देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ से जब वायु 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, यानी कि लो प्रेशर की ओर बहती है तो ये पश्चिम, इधर क्या है आपको पता है ना, फिगर में इधर ईस्ट होता है, यानी इधर ईस्ट होता है। तो ईस्ट होता है यानी कि पश्चिम दिशा में वायु का प्रवाह होना शुरू हो जाता है ना। वायु यहाँ से चली किस बल के कारण, वायु दाब प्रवणता बल के कारण, लेकिन ये जो है वायु चलने के बाद क्या होती है, मुड़ जाती है। किस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। किधर मोड़ती है, पश्चिम दिशा में मोड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक जो पवनें चलती है कि नहीं, समझ रहे बात को, उसको कहते हैं व्यापारिक पवन, है कि नहीं, समझ रहे बात को। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ तक जो पवन चलती है उसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि आप कहिए कि यहाँ पे सर ये तो पश्चिम दिशा की ओर जब वायु आ ही रही है तो इसको हम पछुआ पवन क्यों नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब वायु ईस्ट से यानी कि पूरब से, एक मिनट सॉरी, जब वायु जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर बहेगी, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहेगी, तो इसको हम पश्चिम पवन तो नहीं कह सकते ना। इसको गांव में इसको बोला जाता है पूर्वैया हवा, यानी पूरब से चल रही है पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा तकनीकी भाषा है इसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं। यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक जो पवन चलती है उसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन। इसके ठीक ऊपर देखेंगे अगर 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, तो यहाँ पे भी देखिए कोरियोलिस बल का प्रभाव निर्मित होता है। और वायु क्या होता है कि इधर वेस्ट यानी इधर पश्चिम से, है कि नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर यानी कि ईस्ट की ओर प्रवाहित होती है। तो जब पश्चिम से प्रवाहित हो रही है तो उसको हम कहेंगे पछुआ पवन। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है 30 डिग्री, माने दक्षिणी गोलार्ध में भी एकदम ठीक प्रक्रिया वही होती है ना।
30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जो पवन चलती है उसको हम कहते हैं पछुआ पवन। उसी प्रकार से हम ध्रुवीय पवन की बात करेंगे। तो ध्रुवीय पवन में क्या होता है कि 90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ से है ना चलती है पवन किस ओर, ईस्ट ओर चलती है ना, यानी पश्चिम की ओर। तो इसको हम ये पवन जो है ध्रुवों से चलती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवन। पूर्वी पवन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पूरब दिशा से चलती है। किधर से चलती है, देखिए पूरब दिशा इधर है ना ईस्ट, तो इधर से इस तरफ से इसका दिशा जो है इस प्रकार से होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवन। और वहीं इधर हम बात करेंगे हम उसी प्रकार से ठीक दक्षिणी गोलार्ध में, तो इधर भी चलती है ध्रुवीय पूर्वी पवन, है ना। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक पवन कहाँ से कितना डिग्री अक्षांश के बीच व्यापारिक पवन चलती है, कितना से कितना डिग्री अक्षांश के बीच पछुआ पवन चलती है, और कितना से कितना डिग्री अक्षांश के बीच जो है ध्रुवीय पवन चलती है। तो हम आज इतना पर ही आज एंड कर रहे हैं। हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और कुछ और तकनीकी जो चीज़ें हैं जलवायु के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, तकनीकी चीज़ों के बारे में हम और जानेंगे। उसके बाद हम जलवायु का जो एक मेन पार्ट छूटा हुआ है उस पर फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो भी अगले वीडियो में हम और बात करेंगे जलवायु के संदर्भ में जो तकनीकी टर्म है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।